तो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ग्रेड 1 लेक्चर के भविष्य में बनने वाले आप सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अपने-अपने बारे में भी कमेंट करके बताइए आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने प्राइड एंड प्रेजुडिस के पार्ट नंबर 5 और आखिरी पार्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ पर हमने पिछले पार्ट में पार्ट नंबर 4 में 15 चैप्टर पढ़े थे। आज भी हम उनके लास्ट 15 चैप्टर 16 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो उनकी हिंदी समरी सबके साथ है। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू। पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 46। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था कि डार्सी के बारे में जो थोड़ी बहुत एलिजाबेथ के मन में समस्याएं थी, वो सोच रही थी, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स सोच रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसके बीच में नेगेटिव थॉट्स जो थे वो अब कम होने लगे थे, क्योंकि उसे सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा था। डार्सी की अच्छाइयों का पता लगने पर एलिजाबेथ को जो प्रसन्नता हुई वह थोड़े ही समय तक रही, क्योंकि अगली सुबह उसे जेन के 2 पत्र मिले जिसमें दुखद समाचार थे। पहले पत्र में लिखा था कि लीडिया वेकम के साथ स्कॉटलैंड भाग गई थी। दूसरे पत्र में और भी चिंताजनक एवं व्याकुल कर देने वाली बात थी। कर्नल फॉस्टर ने बेनेट के से आकर कहा था कि वैकम विश्वास के योग्य नहीं है और उसे भय है कि वैकम ना तो स्कॉटलैंड जाना चाहता था और ना ही लीडिया से विवाह करना चाहता था। कर्नल फॉस्टर्स ने उनका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। पत्र में यह भी सूचना थी कि उनकी मां सचमुच बीमार है और पिता कर्नल फर्टर्स के साथ उन्हें खोजने के लिए लंदन जा रहे हैं। एलिजाबेथ से प्रार्थना की गई थी कि वह जल्द से जल्द घर लौट आए। पत्रों को पढ़कर एलिजाबेथ पीली पड़ गई। इतने में ही डार्सी वहां आ पहुंचा। वह एलिजाबेथ की ऐसी हालत देखकर परेशान हुआ। एलिजाबेथ उसे यह हृदय विदारक समाचार सुनाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। उसके मन में इस बात से ग्लानि भी हुई कि उसने लीडिया को ब्राइटन जाने से रोका नहीं। डार्सी ने वादा किया कि इस मामले को गुप्त रखेगा और पेम्बरली लौट आया। गार्डियन ने अपनी रात यात्रा रद्द कर दी और अब अपनी पत्नी तथा एलिजाबेथ के साथ लॉन्गबोर्न के लिए रवाना हो गए। चैप्टर नंबर 47। मार्ग में एलिजाबेथ ने लीडिया के बारे में अपने मामा मामी से विचार विमर्श किया। उनका मत था कि वेकम लीडिया से विवाह का इरादा किए बिना उसे यूं ही भगाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि लीडिया निस्सहाय नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ अब बेकम के बारे में यह जान चुकी थी कि वह झूठा, धोखेबाज और सम्मान रहित है, और लीडिया को वह पहले से ही जानती थी कि उसमें शालीनता अथवा सद्गुण की समझ है ही नहीं। इसलिए उसे मामा के आश्वासन से सांत्वना नहीं हुई। घर पहुंचने पर उन्हें सब उदास मिले। मिसेस बेनेट बीमार पड़ी थी। उन्हें लीडिया के भाग जाने का गहरा धक्का लगा था। मिस्टर बेनेट लीडिया की तलाश करने लंदन जा चुके थे। मिस्टर गार्डियन ने विश्वास दिलाया कि वे अगले ही दिन लंदन जाएंगे और लीडिया का पता लगाने में बेनेट की सहायता करेंगे। जैन ने एलिजाबेथ को वह पत्र दिखाया जो लीडिया ने मिसेज फॉस्टर्स के लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि वह और वेकम ग्रेटा ग्रीन जा रहे हैं और शीघ्र ही वह अपना नाम लीडिया वेकम लिख सकेगी। रविवार को गार्नियर लंदन से लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने बहनोई को वापस लॉन्गबॉर्न लौट जाने को कहा और लीडिया तथा वेकम को खोजने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। मंगलवार को उनका पत्र आया कि लीडिया और वेकम का कोई पता नहीं लग सका। इस बीच कॉलिंस का पत्र लॉन्गबॉर्न आया, जिसमें वैसे ही बेनेट परिवार के संकट में संवेदना प्रकट की गई थी, लेकिन दरअसल उस पत्र में यह कटाक्ष प्रमुख रूप से था कि एलिजाबेथ द्वारा उसके साथ विवाह से इनकार कर दिया जाना उनके लिए सौभाग्य का विषय हुआ कि वह बेनेट परिवार के शोक और असम्मान से सहभागी नहीं हुआ। गार्नियर ने दूसरे पत्र में लिखा कि कर्नल फर्ज ने उन्हें सूचित किया था कि वैकम ने ब्राइटन में जुए में के एवं अन्य कई ऋण लिए थे।
बेनेट लंदन से लौट आए थे। मिसेस गार्डनर अपने बच्चों को लेकर लंदन चली गई। चैप्टर नंबर 49। बेनेट परिवार लंदन से समाचार मिलने की उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार मिस्टर मिस्टर गार्डनर का पत्र आ गया। वे लीडिया तथा वेकम को खोजने में सफल हो गए थे। वे लंदन में ही ठहरे हुए थे और अब तब तक अविवाहित थे। वेकम कुछ शर्तों पर लीडिया से विवाह करने को तैयार हो गया था। लीडिया को अपने पिता से जब तक वे जीवित रहे 100 पाउंड प्रतिवर्ष मिलते रहे और उनकी मृत्यु पर उत्तराधिकार में मिलने वाले 5,000 पाउंड में से बराबर हिस्सा भी मिले। गार्डनर ने यह भी लिखा कि वेकम की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब नहीं थी। जैन और एलिजाबेथ ने सोचा कि इसके सरल और उचित समझौता और नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने पिता से कहा कि गार्डनर को अपनी स्वीकृति भेज दे। बेरेंट ने ऐसा ही किया, किंतु उन्हें शक था कि मिस्टर गार्डनर ने बेकम को लीडिया से विवाह करने को राजी करने के लिए काफी मोटी रकम दी हुई, जो 10,000 पाउंड से कम नहीं होगी। उन्होंने मिस्टर गार्डनर का आभार माना। मिसेज बेनेट को यह समाचार बताया कि तो वे खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने सारी बेइज्जती भूलकर लीडिया की शादी के हो जाने की अपनी विजय माना। एलिजाबेथ को यह सब सहन करना कठिन हो गया। वह माँ को बकवास करती छोड़कर चली गई। चैप्टर नंबर 50। बेनेट को अब विश्वास हो गया कि लीडिया से विवाह करने के लिए वेकम को भारी रिश्वत दी गई होगी। उन्हें खेद था कि उन्होंने अपनी पुत्रियों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन जमा नहीं किया था। ऐसा किया होता तो अपने साले मिस्टर गार्नियर का ऋणी नहीं होना पड़ता। उन्होंने मिस्टर गार्नियर को पत्र लिखकर पूछा कि उन्होंने इस मामले में कितनी रकम दी है, लेकिन मिस्टर गार्नियर ने उत्तर दिया कि वे उनके द्वारा की गई आर्थिक सहायता का फिर कभी जिक्र न करें। मिसेज बेनेट विजय गौरव से उत्तेजित थी। उनमें लज्जा की तनिक भी भावना नहीं थी। वे चाहती थी कि लीडिया एवं बैकम को लॉन्गबॉर्न में ही रहने को कहीं मकान दिलवा दें, लेकिन बेनेट इससे बिल्कुल राजी नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि वे कभी लॉन्गबॉर्न में उन्हें नहीं आने देंगे और शादी का जोड़ा खरीदने को एक गिन्नी तक नहीं देंगे। एलिजाबेथ को अत्यंत खेद था कि उसके एक कलंकपूर्ण घटना के बारे में डार्सी को पहले क्यों न बता दिया। फिर भी वह जानती थी कि उसका विश्वास किया जा सकता था और इसके द्वारा यह बात फैलाई नहीं जाएगी। वह स्पष्ट है उससे प्रेम करती थी। उसे भरोसा था कि वह उसके साथ सुखी रह सकती है, लेकिन लीडिया का ऐसा लज्जाजनक कांड होने के बाद अब उसका डार्सी से विवाह होने की आशा समाप्त हो गई थी। गार्नियर ने बेनेट को लिखा कि बेकम और लीडिया दोनों के हित की दृष्टि से बेकम को अपने पूर्व रेजिमेंट से त्यागपत्र देकर उत्तर में एक रेजिमेंट में नया कमीशन ले लेने को राजी कर लिया गया है। जैन और एलिजाबेथ पिता को बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी कर सकी कि बेकम के उत्तर की ओर प्रस्थान करने से पहले उसे और लीडिया को लॉन्गबर्न में आने दें। चैप्टर नंबर 51। विवाह के पश्चात लीडिया और वेकम लॉन्गबॉर्न आए तो मिसेज बेनेट ने प्रसन्नता से और बेनेट ने रुखाई से उनका स्वागत किया। लीडिया के चेहरे पर पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह सदा की बात चंचल, अल्हड़ और निडर थी। उसी तरह वेकम में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। दोनों को लॉन्गबर्न में 10 दिन ठहरना था। लीडिया की बड़ी लालसा थी कि वह पास पड़ोस के सभी से मिले और स्वयं को मिसेज बेकम कहा जाता सुने। वह अब स्वयं को जेन से श्रेष्ठतर मानती रही थी, क्योंकि उसका विवाह हो चुका था। एलिजाबेथ ने अनुभव किया कि जितना प्यार लीडिया बेकम से करती थी, उतना बेकम लीडिया से नहीं करता था। जेन तथा एलिजाबेथ से बातचीत के दौरान लीडिया ने बताया कि वह डार्सी विवाह के समय उपस्थित था, लेकिन यह बात उसने गुप्त रखनी थी। यह सुनकर एलिजाबेथ को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी मामी मिसेज गार्डनर को पत्र लिखकर पूछा कि डार्सी लीडिया के विवाह के समय कैसे उपस्थित था, जबकि वह पूर्णतः पारिवारिक मामला था। मिसेज गार्नियर के उत्तर में जब एलिजाबेथ को मालूम हुआ कि डार्सी ने लीडिया और वेकम के मामले में अत्यधिक गौरवशाली भूमिका निभाई थी, तो वह और अधिक आश्चर्यचकित हुई। पत्र में लिखा कि डार्सी पेम्बरली से प्रस्थान के एक दिन बाद ही लंदन आ गया था। उसने अचानक आकर मिस्टर गार्डनर को चकित कर दिया था और बताया था कि उसे लीडिया तथा वेकम को खोज लिया था। उसने उसने कहा था कि वह इसी निश्चय के साथ लंदन गया आया था, क्योंकि किसी भी सम्मानित परिवार की लड़की की वेकम से रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। वह स्वयं को इस बात के लिए दोषी मानता था कि उसने अहंकारवश वेकम के वास्तविक चरित्र के बारे में लोगों को नहीं बताया। डार्सी ने जॉर्जिया की पूर्व गवर्नर मिसेस यंग से किसी प्रकार वेकम का पता मालूम कर लिया था।
मिसेज यंग ने ही जॉर्जिया को भगा ले जाने में कोशिश बेगम की सहायता की थी। डार्सी पहले लीडिया से मिला और उसे समझाया कि वह घर वापस लौट चली, किंतु लीडिया दृढ़ प्रतिज्ञ थी। वह डार्सी बेकम के मामले मिला और उसने पूछा कि उसने तुरंत ही लीडिया से विवाह क्यों नहीं कर लिया। बेकम ने से मालूम हुआ कि उसे यह आशा थी कि वह किसी अन्य देश में विवाह करके अच्छी तरह धन कमा सकेगा। उसने कहा कि उस पर काफ़ी कर्जा हो गया है, इसलिए ब्राइटन छोड़ना पड़ा। जहाँ तक लीडिया के साथ भागने का प्रश्न था, उसके लिए लीडिया ही दोषी थी। वह सेना में अपने कमीशन से त्यागपत्र दे रहा था और वह नहीं जानता था कि उसका भविष्य क्या होगा। पत्र में आगे बताया गया कि तब डार्सी ने बेकम का सारा कर्ज चुकाने और लीडिया के लिए 1000 पाउंड देने तथा उसे सेना में एक और कमीशन दिलाने का आश्वासन दिया। मिस्टर गार्नियर यह सारी रकम स्वयं दे सकते थे, लेकिन डार्सी ने जिद की कि वही सब कुछ खुद करेगा, किंतु वह चाहता था कि यह बात प्रकट नहीं हो और इसका श्रेय गार्नियर स्वयं ले ले। मिसेस गार्नियर ने यह भी लिखा कि अब उन्हें डार्सी और अधिक प्रिय लगने लगा था। पत्र पढ़कर एलिजाबेथ उल्लास से भर उठी। अब उसने महसूस किया कि उसके परिवार की वर्तमान शांति और सुख का कारण डार्सी ही था। एलिजाबेथ को ऐसे सज्जन व्यक्ति डार्सी के विरुद्ध अपनी समस्त अभद्र भावनाओं एवं व्यवहार पर अत्यंत खेद हुआ और लज्जा भी हुई। वह अपनी ही नज़रों में गिर गई। मिसेज बेनेट बहुत खुश थीं कि उनकी एक बेटी की शादी हो गई। एक सप्ताह बाद बेकम लीडिया को लेकर न्यू कैसल को चला गया। चैप्टर नंबर 53। लॉन्गबोर्न में अब समाचार मिला कि बिंगले लंदन से फिर नीदरफील्ड आने वाला है। इस समाचार से मिसेस बेनेट, जो लीडिया और बेकम के चले जाने पर दुखी हो गई थीं, अब फिर खुश हो उठी। उन्हें फिर यह आशा बंधी कि बिंगले जैन से विवाह कर सकता था। जैन को यह सोचकर घबराहट हुई कि लीडिया के मामले को लेकर लोग क्या कहेंगे। यथासंभव बिंगले डार्सी के साथ लॉन्गबोर्न आया। एलिजाबेथ ने कुछ ही समय में लक्ष्य कर लिया कि बिंगले अब भी जैन से प्रेम करता था और उसी के कारण उसके घर आया था। लेकिन एलिजाबेथ यह निश्चित नहीं कर पाई थी कि डार्सी उसके कारण आया था। वह उसकी तरफ उतना ही देखता था जितना जैन की तरफ। वह सदा की भांति विचारमग्न और गुमसुम था। इससे एलिजाबेथ को निराशा हुई। बिंगले को जैन वैसे ही सुंदर, वैसे ही मधुर स्वभाव वाली प्रतीत हुई जैसे गत वर्ष हुई थी। इसलिए वह फिर उसी पर पूरा ध्यान दे रहा था। चैप्टर नंबर 54। एलिजाबेथ डार्सी की अपने प्रति उपेक्षा से बड़ी उलझन में पड़ गई थी। लेकिन जैन ने अनुभव किया कि बिंगले से इस मिलन के बाद उसका आत्मविश्वास लौट आया है। अगले मंगलवार को अगले मंगलवार को जब अगले मंगलवार को जब बिंगले और डार्सी लॉन्गबोर्न में आए तो वहां काफी लोग इकट्ठा थे, इसलिए ज्यादा बातचीत संभव नहीं थी। पहले की तरह बिंगले जैन के पास बैठा, लेकिन डार्सी एलिजाबेथ से कुछ मेज की दूरी पर तरफ मिसेज बेनेट के पास बैठा। मिसेज बेनेट डार्सी से बहुत कम बोली और जब भी थोड़ा बहुत बोली तो बहुत औपचारिक और रूखेपन से ही बोली। अपनी माँ की इस अशिष्टता पर एलिजाबेथ को वेदना हुई, विशेषतः इस कारण कि डार्सी ने उनके परिवार को अपयश से बचाने के लिए कितनी उदारता दिखाई थी। एलिजाबेथ और डार्सी को की भोजन के बाद भी कोई बातचीत नहीं हो सकी, जिससे वह बहुत उदास हुई। लेकिन कुछ ही समय बाद डार्सी कॉफ़ी का प्याला लेकर उसके पास आया तो उसकी उदासी दूर हुई। उसने डार्सी से जॉर्जिना के बारे में पूछा, जो उसने बताया, किंतु उसके बाद वह और उस कोई बात नहीं कर सकी। डार्सी उसके पास से उठकर चला गया। चायपान के बाद भी एलिजाबेथ को डार्सी से बात करने का कोई अवसर नहीं मिला। बिंगले और जैन का एक दूसरे के प्रति स्नेह व्यवहार देखकर बेनेट बहुत खुश हुई। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि दोनों का विवाह हो जाएगा। जैन भी बहुत खुश थी। चैप्टर नंबर 55। कुछ दिन बाद बिंगले फिर आया, लेकिन अकेला ही, क्योंकि उस दिन सुबह डार्सी 10 दिन के लिए लंदन चला गया था। वह लगभग 1 घंटा बैठा और बेहद खुश नजर आया। मिसेज बेनेट ने उनके साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया, किंतु उसे दूसरी जगह जाना था, इसलिए अगले दिन आने का वादा करके चला गया। अगले दिन सुबह बिंगले बेनेट के साथ शिकार के लिए गया। बेनेट को बिंगले बहुत प्रिय लगा और वे उसे भोजन करने के लिए घर ले आए। संध्या समय
बिंगले और जैन फिर अकेले छोड़ दिए गए। अब उन्हें जैन से विवाह का प्रस्ताव दिया गया। बेनेट की स्वीकृति भी तुरंत मिल गई। मिसेस बेनेट तो खुशी से उछल पड़ी। इसके बाद बिंगले लगभग प्रतिदिन लॉन्गबर्न आने लगा। वह सवेरे नाश्ते के वक्त आता और रात के भोजन तक ठहरता। उसने जैन से कहा कि गत वर्ष लंदन जाने से पहले वह उससे निष्ठापूर्वक प्रेम करता था और उसे लंदन में बिल्कुल पता नहीं चला कि जैन वहां थी। जैन का बिंगले से संबंध पक्का हो जाने की बात मिसेस बेनेट ने मिसेज फिलिप्स को बताई और उसने पूरे पड़ोस में यह खबर फैला दी। चैप्टर नंबर 56। बिंगले और जैन की सगाई लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन सुबह लेडी कैथरीन लॉन्गबोर्न आई, जिससे सब आश्चर्यचकित हो गए। वे अति शिष्टता से कमरे में आकर बैठ गईं। एलिजाबेथ के नमस्कार का उन्होंने केवल थोड़ा सिर हिलाकर उत्तर दिया। फिर घर की दीन दशा पर निंदात्मक टिप्पणी की और नाश्ते से इनकार करके एलिजाबेथ को साथ लेकर लॉन पर टहलने चली गई। एकांत में उन्होंने एलिजाबेथ से कहा कि उन्होंने यह चौंकाने वाली खबर सुनी थी कि उसकी सगाई उसके भतीजे डार्सी से होने वाली थी। अत्यंत अपमानजनक तरीके से उन्होंने कहा कि वे इस संबंध को तोड़वाने के लिए ही लोंगवन आई थी, क्योंकि यह बहुत पहले ही तय हो चुका था कि डार्सी का विवाह उनकी पुत्री से होगा। एलिजाबेथ ने कहा कि जब डार्सी का संबंध उनकी पुत्री से निश्चित हो चुका था, तो उससे डार्सी का विवाह होना संभव ही नहीं था। तब लेडी कैथरीन ने उससे यह वादा करने को कहा कि वह कभी भी डार्सी से विवाह नहीं करेगी, किंतु एलिजाबेथ ने ऐसा कोई वादा करने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि लेडी कैथरीन क्रोधित होकर लीडिया के विवाह के बारे में अपमानजनक बातें कहकर तथा मिसेस बेनेट से विदा लिए बिना ही तेजी से गाड़ी में बैठकर चली गई। चैप्टर नंबर 57। लेडी कैथरीन की बातों से एलिजाबेथ कुछ परेशान हुई। हालांकि उस पर तो उनकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकी कि डार्सी पर उनकी बातों का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। एलिजाबेथ ने निश्चय किया कि यदि निश्चित समय पर बिंगले के साथ डार्सी वहां नहीं आएगा, तो वह उसके बारे में सारी आशाएं त्याग देगी। अगले दिन सुबह बेनेट ने एलिजाबेथ को अपने कमरे में बुलाया। उनके हाथ में एक पत्र था। यह सोचकर घबराई कि वह पत्र लेडी कैथरीन का होगा, किंतु उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह कॉलिंस का पत्र था। उसने जैन को इस बात के लिए बधाई दी कि वह शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधने वाली है। उसने यह भी संकेत दिया कि एलिजाबेथ का संबंध भी डार्सी से होने वाला था। इसके साथ ही उसने एलिजाबेथ को चेतावनी भी दी कि डार्सी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करके वह लेडी कैथरीन की को भाजन न बने। पत्र के अंत में कॉलिंस ने मिस्टर बेनेट को फटकार लगाई थी कि उन्होंने लीडिया और वेकम की शादी के फौरन बाद घर में आने दिया था। उसका कथन था कि इस प्रकार उन्होंने बुरे काम को प्रोत्साहन दिया था। मिसेज बेनेट को अच्छी तरह मालूम था कि एलिजाबेथ डार्सी को पसंद नहीं करती थी, और डार्सी ने तो जो महिलाओं के में दुर्गुण ही देखता था, एलिजाबेथ की तरफ देखा तक नहीं था। उसे कॉलिंस के संकेत पर बड़ा आश्चर्य हुआ। एलिजाबेथ ने भी अनजान बनते हुए कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है। चैप्टर नंबर 58। एलिजाबेथ को भय था कि बिंगले डार्सी के न आने के बाद बारे में कोई बहाना बनाएगा, लेकिन लेडी कैथरीन के जाने के कुछ ही दिन बाद बिंगले डार्सी को साथ लेकर लैंगवन आ गया। वे दोनों जल्दी आ गए थे। इससे पहले कि मिसेज बेनेट डार्सी को उसकी आंटी के आने की कुछ बात बताती, बिंगले ने सुझाव दिया कि वह बाहर घूमने चले। सुझाव मान लिया गया। मिसेज बेनेट को घूमने की याद नहीं थी और मैरी को फुर्सत नहीं थी। बिंगले, डार्सी, जैन, एलिजाबेथ और कैथरीन घूमने निकल पड़ी। रास्ते में जैन और बिंगले जानबूझकर औरों के पीछे रह गए। कैथरीन मारिया से मिलने को लूकास लॉज की तरफ चल दी। इस प्रकार डार्सी और एलिजाबेथ अकेले रह गए। इस अवसर का लाभ उठाकर एलिजाबेथ ने डार्सी को उसके द्वारा लीडिया के लिए की गई उदारता के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। इस पर डार्सी बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि वह तो इस बात को गुप्त रखना चाहता था, किंतु स्पष्टतः मिसेस गार्डियर ने खेद खोल दिया था। डार्सी ने कहा कि उसने जो कुछ किया था वह केवल उसकी खातिर ही किया था, एलिजाबेथ की खातिर, और उसके प्रति उसके स्नेह का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा था। एलिजाबेथ ने यह कहा कि उसकी उसके प्रति भावना में पूर्ण परिवर्तन हो चुका था। डार्सी ने कहा कि लेडी कैथरीन को एलिजाबेथ ने जो स्पष्ट और दृढ़ उत्तर दिए थे, उनसे आशा हो गई थी कि अब उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने अपनी भूलों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। डार्सी ने अपने अहंकार को और एलिजाबेथ ने अपने पूर्वाग्रह को। अब यहाँ से क्या क्लियर हो सकता है
कि डार्सी अपने अहंकार को, तो प्राइड किसके लिए यूज किया गया है? डार्सी के लिए। और एलिजाबेथ के लिए प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस को अपन पूर्वाग्रह कहते हैं, और डार्सी को, सॉरी, प्राइड को अहंकार। तो डार्सी के लिए यहाँ पर अहंकार शब्द का यूज हुआ है और एलिजाबेथ के लिए पूर्वाग्रह। इन्हीं अहंकार और पूर्वाग्रह के कारण उन्हें इतनी भद्दी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। समय समय पर एक दूसरे के प्रति किए गए अपने व्यवहारों का स्पष्टीकरण देते हुए, उसके द्वारा एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए लज्जा प्रकट करते हुए वे कई मील तक चलते गए। डार्सी ने एलिजाबेथ को यह भी बता दिया कि उसने बिंगले के प्रति जैन की उदासीनता समझने की भूल की के लिए बिंगले से क्षमा याचना कर ली थी और उसे जैन के प्रति प्रेम का विश्वास दिलाया था। इसी कारण बिंगले जैन के प्रस्ताव करने का प्रोत्साहित हुआ था। चैप्टर नंबर 59। जब डार्सी और एलिजाबेथ घूमकर लौटे तो जैन और अन्य सब ने प्रश्न किया कि वे कहाँ चले गए थे। एलिजाबेथ ने केवल इतना उत्तर दिया कि वे इधर उधर घूमते रहे। बोलते समय उनके चेहरे पर कुछ लाल हो गया, किंतु किसी को भी वास्तविकता का संदेह नहीं हुआ। संध्या तक गपशप होती रही। जैन और बिंगले हंस हंस कर बातें करते रहे, जबकि एलिजाबेथ और डार्सी मौन थे। उनके हृदय के भावों का कोई संकेत प्रतीत नहीं हो रहा था। मेहमान चले गए। रात को एलिजाबेथ ने जैन को अपने दिल की भेद बताकर उससे डार्सी की बात पक्की हो गई, तो जैन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि यह मजाक कर रही थी, लेकिन जब एलिजाबेथ ने उसे विश्वास दिलाया तो उसने हार्दिक बधाई दी। अगले दिन डार्सी बिंगले के साथ फिर आया। घूमने का क्रम फिर चला। शाम को जब बेनेट अपने अध्ययन कक्ष में चले गए तो डार्सी ने जाकर उनको एलिजाबेथ द्वारा उसे स्वीकृत किए जाने की सूचना दी। उनकी औपचारिक स्वीकृति की प्रार्थना की। बेनेट हक्का बक्का रह गए। उन्होंने एलिजाबेथ को बुलाकर पूछा कि क्या वह इस व्यक्ति के साथ सुखी रह सकेगी जिसे वह नापसंद करती थी। एलिजाबेथ ने उन्हें अपने विचारों में हुए परिवर्तन से अवगत कराकर विश्वास दिलाया कि डार्सी वास्तव में उसकी पसंद का वर है और वह निश्चित ही उसके साथ सुखी रह सकेगी। उसने उन्हें वह सब कुछ भी बता दिया जो डार्सी ने लीडिया के लिए किया था। बेनेट को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें कुछ ही देर में वे खुशी से झूम उठे। जब मिसेज बेनेट ने यह समाचार सुनी तो खुशी से पागल हो उठी। एलिजाबेथ को एक अति धनवान पति मिल गया था और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करेगी, यह सोचकर मानो अपे आपे से बाहर हो गई। लेकिन डार्सी के सामने वह ज्यादा बोल नहीं सकी। चैप्टर नंबर 60। अब एलिजाबेथ की चपलता और विनोद प्रिय फिर बढ़ गई थी। उसने डार्सी से पूछा कि उसे उससे प्रेम कब और कैसे हुआ। डार्सी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम की नींव कब और किस दृष्टि और किस शब्द से पड़ी, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तब एलिजाबेथ ने पूछा कि सच कहो, क्या तुम मेरी दृष्टता के कारण मुझ पर मुग्ध हुए थे? डार्सी का उत्तर था, तुम्हारे मस्तिष्क की स्फूर्ति के कारण मुग्ध हुआ था तुम पर। इस प्रकार दोनों की बीती बातों को याद करते हुए एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम के पनपने का विश्लेषण किया। यद्यपि अधिकतर बातें एलिजाबेथ ने ही बताई। एलिजाबेथ ने जब डार्सी से पूछा कि क्या कभी उसने अपनी मौसी लेडी कैथरीन को इस घटना की सूचना देने का साहस हो सकेगा, डार्सी ने कहा कि वह तो तुरंत पत्र लिखेगा। इस पर एलिजाबेथ ने भी अपनी मामी गार्नियर को डार्सी के संबंध पक्का होने की सूचना देते हुए पत्र लिखा, जिसमें उन्हें धन्यवाद भी दिया कि उनकी कृपा से यह संभव हो सका था। डार्सी तथा लेडी कैथरीन को पत्र इससे भिन्न शैली में था। मिसेज बेनेट ने कॉलिंस को उसके पिछले पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा था तो इन दोनों के पत्रों से भिन्न था। मिस बिंगले ने अपने भाई को बधाई का पत्र लिखा। दासी की बहन जॉर्जियाना ने भाई से यह सुसंवाद पाकर जो पत्र लिखा वह हर्षोल्लास से भरपूर था। कॉलिंस को लिखे पत्र का कोई उत्तर तथा सॉलिड का एलिजाबेथ को बधाई पत्र प्राप्त होने से पहले ही बेनेट परिवार को समाचार पत्र प्राप्त हुआ। वे दोनों लुकास लॉज आ गए थे। उनकी अकस्मात वहां पर आ जाने के कारण भी शीघ्र ज्ञात हो गया। डार्सी का पत्र पाते ही लेडी कैथरीन आग बबूला हो गई थी। उनकी क्रोधाग्नि से बचने के लिए ही कॉलिंस और सॉलिड भाग आए थे। ऐसे हर्ष के अवसर पर अपने मित्र सॉलिड के आगमन से एलिजाबेथ को हार्दिक प्रसन्नता हुई। हाँ भाई, अब हम आखिरी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 61। जैन एंड बिंगले तथा एलिजाबेथ एवं डार्सी का विवाह एक ही दिन हो गया। जैन बिंगले का और एलिजाबेथ और डार्सी का। मिसेज बेनेट के लिए सर्वाधिक सुखद दिवस था। उनकी दो सर्वाधिक योग्य पुत्रियां घर से विदा हो गई थी। जैन तथा बिंगले एक वर्ष नीदरफील्ड में रहे।
मिसेज बेनेट और उनके रिश्तेदारों के उजड्डपन से दुखी होकर वे वहां से चले जाने को बेबस हुए। बिंगले ने पड़ोस में डर्बीशायर में जायदाद जमीन खरीद ली, जो डार्सी और एलिजाबेथ के नगर पेम्बरली से केवल 30 मील की दूरी पर थी। इस प्रकार दोनों बहनों के पास पास रहने की इच्छा भी पूरी हो गई। किट्टी अपने दोनों बड़ी बहनों के साथ बारी बारी से रहने लगी, केवल मैरी ही घर पर रही। वैकम और लीडिया की आदतों में विवाह के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे शुरू से ही फिजूल खर्च और भविष्य के प्रति असावधान रहे। इस कारण उन्हें प्राय जेन और एलिजाबेथ से आर्थिक सहायता लेनी पड़ती थी। डार्सी वेकम को पम्बरली में आने देने को राजी नहीं हुआ, यद्यपि वह उसके कार्य में सहायता अवश्य करता रहा। लीडिया के प्रति बेकम का प्रेम घटते घटते उदासीनता में बदल गया, यद्यपि लीडिया का बेकम के प्रति प्रेम कुछ अधिक समय तक स्थिर रहा। डार्सी का एलिजाबेथ से विवाह हो जाने पर यद्यपि मिस बिंगले को ईर्ष्या और व्यथा हुई, किंतु उसने बुद्धिमानी से काम करके लेकर अपने मन के भावों को प्रकट नहीं होने दिया, ताकि वह डार्सी घर पेम्बरली आने का अधिकार बनाए रखे। डार्सी की बहन जॉर्जिना और एलिजाबेथ को एक दूसरे के अत्यधिक प्रेम और लगाव था। लेडी कैथरीन का क्रोध धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और उन्होंने परिस्थिति से समझौता कर लिया। गार्डनर दंपति के कारण एलिजाबेथ और डार्सी का मिलन हो सका, अतएव उनसे उनकी सदैव घनिष्ठता बनी रही और उनके प्रति ये दोनों सदा आभारी रहे। तो इस प्रकार से आज हमारा चैप्टर खत्म हो गए हैं और हमारा नोवेल खत्म हो गया, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए, आखिर तक सुनने के लिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।